सभी की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना तथा अनेक कमियों के बावजूद बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा का अर्थ बाधित बालकों एवं बालिकाओं, ऐसे बालक एवं बालिकाएं जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से सामान्य बालकों और बालिकाओं की अपेक्षा कम क्षमता रखते हैं, को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था करना है, जिससे उनको सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही आगे बढ़ने में मदद मिले और उन्हें इन भावना का एहसास न हो कि वे एक दूसरे से भिन्न हैं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता सामाजिक एकीकरण हेतु समावेशी शिक्षा आवश्यक है। सामान्य बौद्धिक विकास हेतु समावेशी शिक्षा आवश्यक है। शैक्षिक समानता हेतु समावेशी शिक्षा आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से भिन्न बालकों के विकास के लिए समावेशी शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित है। सभी वर्ग के बालकों के विकास के लिए सहायक वातावरण उपलब्ध कराना, बालक में समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लाना, समाज का बालकों के प्रति भेदभाव को दूर करना, सीखने की प्रवृत्ति का विकास, बालकों में नवजीवन का संचार, बालकों को स्वावलंबी होने के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। समावेशी बालकों के प्रकार: नंबर 1, शैक्षिक दृष्टि से शैक्षिक रूप से समृद्ध बालक और पिछड़े बालक। नंबर 2, शारीरिक दृष्टि से शारीरिक दृष्टि से समावेशी बालक के 4 प्रकार है: दृष्टि बाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, वाक बाधित बालक, अस्थि बाधित बालक। नंबर 3, समस्यात्मक बालक, संवेगात्मक, असंतुलित और सामाजिक रूप से विचलित बालक। नंबर 4, बौद्धिक दृष्टि से प्रतिभाशाली तथा मंदबुद्धि बालक। इन सभी बालकों को एक साथ एक शब्द में विशिष्ट बालक की संज्ञा दी जाती है, अर्थात ये सभी बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं। श्रवण बाधित बालक के 4 प्रकार हैं। नंबर 1, कम श्रवण बाधित बालक, इनकी सुनने की क्षमता 31 डेसिबल से 51 डेसिबल तक होती है। नंबर 2, मंद श्रवण बाधित बालक, इनकी सुनने की क्षमता 55 डेसिबल से 69 डेसिबल तक होती है। नंबर 3, गंभीर श्रवण बाधित बालक, इनकी सुनने की क्षमता 70 डेसिबल से 89 डेसिबल तक होती है। नंबर 4, पूर्ण श्रवण बाधित बालक इनकी सुनने की क्षमता 90 डेसिबल होती है। श्रवण बाधिता होने के विभिन्न कारण है: गर्भावस्था में जर्मन खसरा रोग का होना, असामयिक प्रसव, असुरक्षित प्रसव, दुर्घटना, आयु आदि के कारण श्रवण बाधिता होने का खतरा बना रहता है। साधारणतः हम दृष्टि बाधितों को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, आंशिक दृष्टि बाधित बालक। नंबर 2, पूर्ण रूप से अंधे बालक। नंबर 1, आंशिक रूप से दृष्टि बाधित वह बालक जिनकी दृष्टि एक UT 20/70 तथा 20/200 के बीच होती है, उन्हें आंशिक रूप से दृष्टि बाधित कहते हैं। नंबर 2, गंभीर रूप से दृष्टि बाधित या पूर्ण रूप से अंधे बालक, ये बालक ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। इनकी दृष्टि क्षमता 2/20 या 20/200 होती है। इन बालकों को अंधों की श्रेणी में डाला जाता है। अस्थि विकलांग तथा वाक बाधित बालक, अस्थि विकलांग बालक वे होते हैं जिनकी मांसपेशियों, अस्थि व जोड़ों में दोष या विकृति होती है, जिससे वे सामान्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं और उन्हें विशेष सेवाओं, प्रशिक्षण, उपकरण, सामग्री तथा सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसमें पोलियोग्रस्त आदि आती है। वाणी दोष के अंतर्गत दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर, अटकना एवं हकलाना, देर से वाणी विकास आदि आता है। प्रतिभाशाली बालक, ऐसे बालक या बालिकाएं प्रतिभाशाली कहलाते हैं जो अपनी आयु स्तर के प्रत्येक बच्चों से किसी योग्यता में अधिक हो और अति विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। टर्मन के अनुसार
140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे प्रतिभाशाली कहलाते हैं। हेविंगहर्स्ट ने अपनी पुस्तक द सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन में लिखा है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिनका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालकों में किसी विषय को सीखने की गति तथा उस विषय से संबंधित प्रश्न तथा उत्तर देने की गति तीव्र होती है। प्रतिभाशाली बालकों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है। प्रतिभाशाली बालक खेलकूद में उत्कृष्ट होती है। अधिगम क्षमता अधिक होती है। मानसिक क्रियाओं के निष्पादन में निपुणता। प्रतिभाशाली बालक आत्मविश्वासी होते हैं। कठिन तथा अमूर्त विषय के प्रति रुचि आदि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। निर्देशन क्या है? निर्देशन व्यावहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान कराता है। दूसरी परिभाषा, किसी छात्र को उसमें निहित योग्यताओं, क्षमताओं एवं रुचियों के अनुसार विषय व कार्य के चयन में मार्गदर्शन करना ही निर्देशन है। तीसरी परिभाषा, व्यक्तियों को बुद्धिमत्तापूर्वक चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। निर्देशन के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं: व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन आदि निर्देशन के मुख्य प्रकार है। परामर्श क्या है? निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, परंतु परामर्श इसका महत्वपूर्ण अंग है। परामर्श के बिना निर्देशन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। परामर्श शब्द दो व्यक्तियों से संबंध रखता है, एक परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी या परामर्श चाहने वाला। रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श व्यक्तियों के संपर्क में उन सभी स्थितियों का समावेश करता है जिसमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं पर्यावरण के बोधापेक्षाकृत प्रभावी समायोजन प्राप्त करने में सहायता की जाती है। मायर्स ने लिखा है, परामर्श से अभिप्राय दो व्यक्तियों के बीच संबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की सहायता करता है। परामर्श के मुख्य प्रकार निम्नलिखित है: नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, शैक्षिक परामर्श। निर्देशन तथा परामर्श में अंतर। निर्देशन का क्षेत्र व्यापक है जबकि परामर्श निर्देशन का एक भाग है। निर्देशन की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है। परामर्श में उन व्यक्तियों को होती है जिन्हें गंभीर शैक्षिक, व्यावसायिक अथवा मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निर्देशन व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूप में दिया जाता है, वहीं परामर्श केवल व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। परामर्श जीवन भर नहीं चलती, इसकी आवश्यकता तब होती है जब व्यक्ति गंभीर समस्या से ग्रस्त हो। निर्देशन समय, शक्ति तथा वित्तीय रूप से मितव्ययी है। परामर्श में समय तथा खर्च दोनों ज्यादा लगता। निर्देशन प्रदान करने हेतु साक्षात्कार आवश्यक नहीं। वहीं प्रभावशाली परामर्श के लिए परामर्शदाता तथा प्रार्थी में घनिष्ठता होना आवश्यक है। निर्देशन सामान्यकृत एवं विशेषीकृत दोनों प्रकार की सेवा है। परामर्श विशेषीकृत सेवा है। ये परामर्श तथा निर्देशन में प्रमुख अंतर है। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग तथा संस्थाएं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। इसकी स्थापना 1947 में आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर की गई थी। दूसरी संस्था है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी लखनऊ। ये संस्थाएं परामर्श तथा निर्देशन में सहयोग करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।